वेलकम टू ए स्क्वायर आई। स्वागत है आप सभी का हमारी इस मूल विधि की कंप्लीट रिवीजन सीरीज में, जिसमें मैं आपको मूल विधि के प्रत्येक टॉपिक को वन बाय वन रिवाइज करवाने वाला हूं। जैसा कि आज ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 4 लेक्चर इसी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो जाकर वो सारे लेक्चर देख लीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक समय समय पे पहुंचती रहे। ज़्यादा डिले ना करते हुए आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं, जो कि रहने वाला है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो आया था 1980 में, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। ये पास हुआ था 27 दिसंबर 1980 को, और इसमें टोटल सेक्शन देखोगे तो आपको 18 देखने को मिल जाएंगे। और वहीं यदि चैप्टर की बात करोगे तो इसमें कोई भी चैप्टर मेंशन नहीं है, कोई भी चैप्टर नहीं है। ये एक्ट क्यों लाया गया था, ठीक है? तो ये एक्ट जो है ना, ये प्रोवाइड करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब नज़रबंदी के लिए इस एक्ट को लाया गया था, ठीक है, कुछ केसेस में है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू मेंटेन नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। और टू मेंटेन पब्लिक अफेयर्स, ये इसके ऑब्जेक्टिव थे, ठीक, सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए। और टू मेंटेन पब्लिक सिक्योरिटी और पब्लिक अफेयर, इन दोनों को मेंटेन करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। ये इसके ऑब्जेक्टिव थे, है ना। अब देखेंगे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है। प्रिवेंटिव डिटेंशन वह है कि किसी इंसान को बिना कोर्ट के हियरिंग के कस्टडी में ले लेना, है ना, सिर्फ सस्पेंशन के आधार पे कि वो क्राइम कर सकता है ना। ऐसा सिर्फ सस्पेंशन है, इसके आधार पे किसी बंदे को तुमने हिरासत में ले लिया है ना। इसका पर्पज यदि देखोगे तो पनिशमेंट देना नहीं है। जो आपने किसी बंदे ने अगर जो पास्ट में कोई ऑफेंस किया है तो उसके लिए पनिशमेंट देना नहीं है, बल्कि उसको रोकना है। किससे? ताकि वो फ्यूचर में कोई क्राइम ना कर सके, कोई ऑफेंस ना कर सके, ठीक है। इससे रोकने के लिए उसको नज़रबंदी किया जाता है या उसको गिरफ्तार किया जाता है। भाई ये नेसेसरी क्यों है? टू प्रिवेंट अनलॉफुल एक्टिविटी, गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए ये आवश्यक है। और इंश्योर करता है कि इसको पब्लिक सिक्योरिटी को एंड मेंटेन सोशल ऑर्डर, और ये मतलब हिंदी में इसको बोलेंगे जन सुरक्षा सुनिश्चित करना और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, है ना। पब्लिक सेफ्टी और सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये आवश्यक है। यदि इसकी हिस्ट्री देखोगे तो पहली बार लाया गया था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में, जो, ठीक। फिर उसके बाद में दूसरा आता है जिसको हिंदी में बोल देंगे भारत रक्षा अधिनियम 1915। अब दूसरा जो एक्ट लाया गया था वो था अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, जिसको हम रॉलेट एक्ट भी बोलते हैं। 1919 का रॉलेट एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? अराजकतावादी और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। इसमें अगर जो देखोगे रॉलेट एक्ट में क्या था? बिना अपील, बिना दलील के किसी भी इंसान को हिरासत में ले लिया जाता था, ठीक है ना। और इसका अगर जो टाइम पीरियड देखोगे इन दोनों का, तो 2 साल तक किसी भी बंदे को नज़रबंदी मतलब डिटेंट करके रखा जा सकता था। अब हम देखते हैं कि इन्हीं से रिलेटेड, प्रिवेंटिव डिटेंशन से लेके, ठीक है, कि हमारे पास कौन कौन से केस हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट केस देखते हैं। तो AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस एक है। तो ये बात, इसमें क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 को कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक बताते हैं। फिर दूसरा केस देखेंगे तो जो कि है AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। इसमें सुप्रीम कोर्ट नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल बताते हैं, संवैधानिक बताते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को। अब इसमें देखेंगे हम कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेके। तो आर्टिकल 22 में तुम देखोगे प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट, है ना। अरेस्ट से सुरक्षा के अधिनियम का अधिकार दिया हुआ है, जिसमें आर्टिकल 20 क्लॉज फर्स्ट का सब क्लॉज ए देखते हैं, जो कि बात करता है राइट टू नो रीजन फॉर अरेस्ट,
अरेस्ट करने का क्या कारण है वो जानने का तुम्हारे पास अधिकार है। फिर इसी के सेक्शन फर्स्ट के क्लॉज बी में देखते हैं, वो सब क्लॉज बी में देखते हैं। ये बात करता है राइट टू कंसल्ट विथ लॉयर, लॉयर की परामर्श लेने का अधिकार होगा तुम्हारे पास। फिर देखते हैं आर्टिकल 22 के क्लॉज सेकंड में, ये क्या बोलता है कि प्रेजेंट करना, जिस भी पर्सन को तुमने डिटेन किया है, अरेस्ट किया है, ठीक, उस पर्सन को प्रेजेंट करना है मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर। आर्टिकल 22 के क्लॉज 4 में देखते हैं, क्लॉज 4 में देखते हैं, ये क्या बोलता है कि एडवाइजरी बोर्ड की अप्रूवल की ज़रूरत होगी कब, अगर जो 3 महीने से ज़्यादा टाइम पीरियड बढ़ रहा है गिरफ्तारी का, तो एडवाइजरी बोर्ड के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। फिर देखते हैं आर्टिकल 22 क्लॉज 5 में देखते हैं, तो ये बात करता है राइट टू नो रीजन फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। यदि आपका नज़रबंदी होता है, ठीक है, उधर तो अरेस्ट की बात थी, यहाँ पे नज़रबंदी की बात हो रही है। यदि नज़रबंदी किया जा रहा है किसी को, तो उस केस में रीजन जानने का अधिकार होगा। फिर देखते हैं आर्टिकल 22 का क्लॉज 6, ये बोल रहा है कि अगर जो पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक, किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा रहा है किसी का, ठीक है, नज़रबंदी किया जा रहा है, तो इस केस में मना किया जा सकता है बताने से, कि आपको कारण बताने से मना किया जा सकता है कि आपको किस कारण के लिए नज़रबंदी किया जा रहा है ना। फिर देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 22 क्लॉज 7 में, तो ये बात करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ, पार्लियामेंट की क्या क्या शक्तियां हैं लॉ बनाने की। प्रिवेंटिव डिटेंशन को 3 महीने से ऊपर बढ़ा सकता है, ठीक है ना, 3 मंथ से ऊपर बढ़ा सकता है। और इसमें जो मैक्सिमम पीरियड देखोगे, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो मैक्सिमम पीरियड है वो 1 साल है, वो भी 3-3 महीने के स्लॉट में, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं अपनी धाराएं, एक एक करके सारी 18 की 18 धाराएं पढ़ेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन फर्स्ट पहली धारा को, जो कि बात करता है शॉर्ट नेम। शॉर्ट नेम इसका क्या होगा, NSA 1980। और एक्सटेंड की बात करता है, एक्सटेंड ये कहाँ पे, पूरे इंडिया में है। बट लेकिन 2019 से पहले अगर जो तुम जम्मू कश्मीर में देखोगे, ठीक, तो ये वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड नहीं था। ये कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में ये कब से इम्प्लीमेंट हुआ, 31 अक्टूबर 2019। और ये एक्ट पास कब हुआ, 27 दिसंबर 1980 को ये पास हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन 2 धारा 2, ये डेफिनेशन की बात करता है, जिसमें हम देखेंगे सेक्शन 2 के क्लॉज फर्स्ट में देखते हैं, तो ये बात करता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में कौन कौन हो सकता है, कौन कौन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, और यूटी हो सकती है। अब इसके क्लॉज बी में देखेंगे, तो ये बात करता है डिटेंशन ऑर्डर, ठीक, डिटेंशन ऑर्डर की इसमें डेफिनेशन मिलेगी, एनी ऑर्डर अंडर सेक्शन 3 विल बी कंसिडर एज डिटेंशन ऑर्डर, ठीक, उन सबको हम डिटेंशन ऑर्डर कंसिडर करेंगे, है ना। सेक्शन सी ये डेफिनेशन देता है फॉरेनर की, है ना। फिर अब हम देखते हैं सेक्शन वो क्या नाम, सेक्शन 2 के क्लॉज डी में देखते हैं, तो ये बात करता है पर्सन, ठीक है, पर्सन की डेफिनेशन मिलेगी, जिसमें इंडियन और फॉरेनर दोनों इंक्लूडेड हैं। नाउ लेट्स सी सेक्शन 3, इट टॉक अबाउट पावर टू मेक ऑर्डर्स डिटेनिंग सर्टेन पर्सन, कुछ व्यक्तियों को कैद करने के आदेश के संबंध में शक्ति। तो किसके पास में ये शक्ति है, कौन अरेस्ट कर सकता है, ये शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, वो किसी को भी कैद कर सकता है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास में है, और डीएम के पास में, और पुलिस कमिश्नर के पास में ये शक्तियाँ हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन 3 का क्लॉज फर्स्ट, ठीक है ना। तो ये बात करता है इन भार्ड कंडीशन पर्सन कैन बी अरेस्टेड, किन परिस्थितियों में व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, यदि राष्ट्रीय सुरक्षा को लग रहा है कि थ्रेट है, ठीक, थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी और थ्रेट टू फॉरेन रिलेशन, है ना। तो इस केस में किसी को अरेस्ट किया जा सकता है। अब हम देखते हैं सेक्शन 3 के क्लॉज 2 में,
तो ये बात करता है फॉरेनर कैन बी डिटेन इफ ही और सी बीइंग इन इंडिया और बीइंग इन एब्रॉड कैन इम्पैक्ट नेशनल सिक्योरिटी। ऐसा कोई विदेशी व्यक्ति, ठीक है, जो भारत में रह रहा हो या फिर एब्रॉड में रह रहा हो और वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को प्रभावित कर सकता है, ठीक है, तो उस इंसान को गिरफ्तार किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है, ठीक ना। तो ये तो सेक्शन 3 का क्लॉज 2 इस बारे में बात करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सेक्शन 3 के क्लॉज 3 में ये कह रहा है कि पर्सन कैन बी डिटेन ओनली फॉर 3 मंथ्स। किसी भी इंसान को जो डिटेन किया जा सकता है वो 3 महीने के लिए किया जा सकता है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट सेक्शन 3 सब क्लॉज 4 इट टॉक अबाउट, ये क्या बोलता है, पुलिस मस्ट इन्फॉर्म स्टेट्स गवर्नमेंट आफ्टर अरेस्ट इन 12 डेज। जो पुलिस है ना वो स्टेट गवर्नमेंट को 12 दिन के अंदर गिरफ्तारी की सूचना देगा, है ना। अब आगे देखते हैं सेक्शन 3 के क्लॉज 5 में देखते हैं स्टेट कैन, जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेल इन्फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ सच केसेस विद इन 7 डेज। बोला है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस प्रकार के केस जो है ना उनकी जानकारी 7 दिन के अंदर में देगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन क्या है, सेक्शन 4 धारा 4 ये बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर। जो डिटेंशन ऑर्डर है वो कहाँ कहाँ लागू होगा, पूरे इंडिया में लागू होगा। सेक्शन 5 को देखते हैं, ये बात करता है पावर टू रेगुलेट प्लेस एंड कंडीशन ऑफ डिटेंशन। गिरफ्तारी करने के स्थान तथा स्थिति का नियम, मतलब उसकी एक पावर देता है, ठीक है, कि शक्ति, सॉरी इसको विनियमन नहीं, इसको शक्ति करो कि शक्ति, ठीक है ना। तो इसमें प्लेस कौन कौन से हो सकते हैं, सेम स्टेट हो सकता है या दूसरा स्टेट हो सकता है। कंडीशन में यदि देखोगे तो इसमें क्या कंडीशन है, किसी इंसान को गिरफ्तार करने से पहले जो संबंधित गवर्नमेंट है, जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, उसके आदेश की आवश्यकता होगी। अब सेक्शन 6 देखते हैं, ये बात करता है डिटेंशन ऑर्डर नॉट टू बी इनवैलिड और इनएप्रोप्रिएट पीरियड इनऑपरेटिव इन सर्टेन ग्राउंड्स। तो ये क्या बोलता है कि जो डिटेंशन ऑर्डर है वो इनवैलिड और इनऑपरेटिव नहीं होगा, ठीक है, कुछ ग्राउंड्स में। वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं, तो इसमें देखते हैं जैसे यदि किसी इंसान को तुम डिटेन कर लिया है, ठीक, लेकिन वो जो कहाँ से आउटसाइड लिमिट, वो आउटसाइड लिमिट था, ठीक, टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ गवर्नमेंट की क्षेत्राधिकार से बाहर किसी इंसान को तुमने डिटेन कर लिया, ठीक, तो इसको भी इनवैलिड नहीं बोलोगे। और दूसरा जो प्लेस ऑफ डिटेंशन ऑफ सच पर्सन, ठीक, इज आउटसाइड, जो बताई हुई लिमिट है ना, ठीक है, उसमें तुमने किसी को डिटेन जो किया है, ठीक है, वो आउटसाइड उसका स्थान है, ठीक है, बताए हुए स्थान से बाहर जो तुमने किसी को डिटेन किया है, ठीक है, तो वो भी इनवैलिड नहीं होगा। ये दोनों केस हैं। यदि कोई इंसान लिमिट से बाहर का है, ठीक है, अगर जो वो आउटसाइड का है उसको डिटेन कर सकते हैं तब इनवैलिड नहीं होगा। और किस में नहीं होगा, यदि जहाँ जो स्थान में यदि लिमिट से बाहर है तो उस केस में भी ये इनवैलिड नहीं होगा। अब देखते हैं सेक्शन 7, ये बात करता है पावर इन रिलेशन टू अब्सकॉन्डिंग पर्सन, फरार व्यक्ति के संबंध में शक्ति, ठीक है। इफ डिटेंशन ऑर्डर इशूड, यदि जो डिटेंशन ऑर्डर गिरफ्तारी का ऑर्डर इशू हो रहा है, ठीक है, किसी पर्सन के अगेंस्ट और ही इज अब्सकॉन्डिंग, ठीक है, मतलब वो है रनिंग अभी, वो है भाग रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, वो भाग रहा है, ठीक है, या फिर वो हाइड कर रहा है खुद को किससे, गवर्नमेंट से, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है
वो एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से एक्शन ले सकते हैं? सेंड कर सकता है रिटर्न नोटिस, किसको? जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैं, ठीक है, उनको। लेकिन वो जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं वो होंगे जो रेसिडेंट, जो पर्सन है ना, पर्सन के रेसिडेंट एरिया के जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और JMFC ऑफिसर जो होंगे उनको रिटर्न रिपोर्ट भेज सकता है। दूसरा इसमें देखोगे वो इशू करेंगे क्या? गैजेट नोटिफिकेशन, ये डायरेक्ट करेंगे। वो मतलब ये बताएंगे पर्सन को कि तुमको किस ऑफिसर के सामने अपीयर होना है, ठीक है, और किस टाइम के अंदर अपीयर होना है, ठीक है, तो ये चीज़ बताएगा। अब आगे देखते हैं। आफ्टर रिपोर्ट बनने के बाद में पर्सन में भी डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ठीक है, उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर साबित किया जा सकता है रिपोर्ट बनने के बाद में, है ना, और उसकी प्रॉपर्टी को सीज किया जा सकता है। इसमें अगर जो पनिशमेंट की बात करोगे तो 1 साल की जेल है और फाइन है, या फिर दोनों हो सकती है। कब तुमको पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है? यदि वो वैलिड रीजन प्रूव कर दे या फिर वो ऑफिसर को पहले ही इन्फॉर्म कर दे, तो इस केस में उसको पनिशमेंट नहीं हो सकती है। यदि बात करोगे ऑफेंस की, तो ये ऑफेंस कैसा है? कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसमें अरेस्ट किया जा सकता है किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट, है ना। अब हम देखते हैं सेक्शन 8 को, जो कि बात करता है ग्राउंड्स ऑफ ऑर्डर ऑफ डिटेंशन टू बी डिस्क्लोज टू पर्सन अफेक्टेड बाई ऑर्डर। हिरासत आदेश के आधार प्रभावित व्यक्ति को आदेश द्वारा बताए जाने चाहिए। कितने दिन के अंदर? 5 दिन के अंदर, ठीक है। रेयर केस में ये 15 दिन तक हो सकता है, ये मैक्सिमम पीरियड है। अब देखते हैं अगली धारा देखते हैं, धारा 9 सेक्शन 9 विच टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड, सलाहकारी बोर्डों का बनाना, ठीक है, कि गठन करना। इसको कौन बनाएगा? सेंटर बना सकता है, स्टेट बना सकते हैं, या फिर दोनों बना सकते हैं। इसमें यदि मेंबर देखोगे तो मेंबर कौन होंगे? हाई कोर्ट के जज होंगे, ठीक है, और जो इसका जो चेयरमैन बनेगा वो भी हाई कोर्ट का जज ही रहेगा। अब अगला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 10 विच टॉक अबाउट रेफरेंस टू एडवाइजरी बोर्ड, सलाहकार बोर्ड का संदर्भ। एवरी केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल बी रेफर्ड टू एडवाइजरी बोर्ड बाई गवर्नमेंट विद इन 3 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है, ठीक है, उसके संबंध में जो रिपोर्ट होगी वो 3 सप्ताह के अंदर, ठीक है, सरकार सलाहकारी बोर्ड को देगी। मतलब सरकार द्वारा सलाहकारी बोर्ड को पेश करनी होगी, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला सेक्शन, सेक्शन 11, ये बात करता है प्रोसीजर ऑफ एडवाइजरी बोर्ड, सलाहकारी बोर्ड की प्रक्रिया क्या होगी। सेंड करेगा रिपोर्ट टू गवर्नमेंट विद इन 7 डेज, है ना। गवर्नमेंट को 7 दिन के अंदर में रिपोर्ट सेंड करेगा। अब अगला देखते हैं सेक्शन 12, जो कि बात करता है एक्शन अपॉन द रिपोर्ट ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। जो एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट होगी उस पर कार्रवाई, ठीक है, कब होगी? यदि एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट करे, ठीक है, या फिर वो मतलब रिप्रेजेंट कर दे, वो बता दे अच्छे से कि जो कॉज है, जो कारण है डिटेंशन की, वो पर्याप्त है, ठीक है। यदि वो ऐसा बता पा रहा है तो फिर क्या होगा? जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो संबंधित जो गवर्नमेंट होगी, जो सरकार होगी, वो कंफर्म करेगी डिटेंशन ऑर्डर को, वो कंफर्म कर देगी डिटेंशन ऑर्डर को। ठीक है भाई, तुम आओ, आके इस इंसान को गिरफ्तार कर लो, ठीक है, या इसको नज़रबंदी कर लो, यदि सफिशिएंट कॉज वो प्रोवाइड करेगा तो, ठीक है ना। आगे देखते हैं धारा 13, सेक्शन 13 में देखते हैं, तो ये बात करता है मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन, कैद की अधिकतम अवधि क्या होगी? वो होगी 12 महीने। सेक्शन 14 में देखते हैं, तो ये बात करता है रिवोकेशन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर, हिरासत आदेश का निरस्तीकरण। जो हिरासत आदेश है ना, उसको कौन निरस्त कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब इसमें सेक्शन 14A में देखते हैं, ये ऐड कब किया गया था? 1987 में इसको ऐड किया गया था, ठीक।
ये बोलता है कि सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियाँ, इन भी जिसमें एक पर्सन को, ठीक है, डिटेन किया जा सकता है कितने दिन के लिए, 3 महीने से ज़्यादा तक, ठीक है, वो भी बिना एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन लिए हुए, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसमें ग्राउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं। इंटरफेयर करना इन एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू कॉम्बैट टेररिस्ट एक्टिविटी, यदि गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो टेररिस्ट एक्टिविटी को काउंटर कर रही है, ठीक है, और उस चीज़ में यदि तुम इंटरफेयर कर रहे हो, ठीक है, तो तुमको डिटेन किया जा सकता है। इससे रिलेटेड एक केस देखेंगे। वो यदि आप देखोगे तो जो मुंबई अटैक जो 26/11 हुआ था 2008 में, तो इसमें क्या हुआ कि एक जो मीडिया रिपोर्टर था वो लाइव कवरेज कर रहा था, ठीक, वो लाइव दिखा रहा था हमारे आर्मी पर्सन्स की पोजीशंस को, ठीक है। तो ये क्या है कि जो गवर्नमेंट जो काम कर रही है ना, वो अच्छा काम कर रही है, गवर्नमेंट तो अपने काम में लगी हुई है, लेकिन ये जो मीडिया पर्सन है ना, ये गवर्नमेंट के काम में है, ठीक है, बाधा डाल रहा है। बाधा कैसे डाल रहा है कि वो जो लाइव रिपोर्ट जो दे रहा था ना, उस लाइव रिपोर्ट को जो बाहर जो टेररिस्ट बैठे थे, जो फॉरेन कंट्री में बैठे थे, ठीक है, वो उसको देख के, और जो इधर जो ताज होटल के अंदर में जो थे ना टेररिस्ट, वो उनको इन्फॉर्म कर रहे थे, ठीक, लोकेशन बता रहे थे कहाँ पे कौन आर्मी पर्सन डिप्लॉय है। और इस चक्कर में, ठीक है, इससे हमारे बहुत सारे आर्मी पर्सन्स मारे गए थे। तो ऐसी एक्टिविटी को, ठीक है, इस ऐसे इंटरफेरेंस को रोकने के लिए किसी को डिटेन किया जा सकता है। फिर दूसरा, डिफेंस ऑफ इंडिया, ठीक है, इस केस में भी किसी को अरेस्ट किया जा सकता है। और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, यदि भारत की सिक्योरिटी की बात करोगे, रक्षा की बात की जाएगी, तभी किसी को अरेस्ट कर लोगे। और फिर किसके लिए, मेंटेन ऑफ पब्लिक ऑर्डर के केस में भी किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम सेक्शन 15, धारा 15, ये बात करता है टेम्परेरी रिलीज ऑफ डिटेन्ड पर्सन, जो गिरफ्तार व्यक्ति है, ठीक, उसकी अस्थायी रूप से रिहाई। गवर्नमेंट कैन रिलीज अंडर कंडीशन और विदाउट कंडीशन, जो गवर्नमेंट है वो रिलीज कर सकती है कुछ कंडीशन रख के, या फिर बिना किसी कंडीशन के रिलीज कर सकती है। लेकिन उससे पहले एफिडेविट मस्ट बी फाइल्ड, एफिडेविट फाइल्ड होना चाहिए, ठीक है। रिलीज पर्सन सेल्फ सरेंडर हिमसेल्फ एट टाइम और प्लेस, वो खुद को सरेंडर करेगा, जो दिया हुआ टाइम और जो स्थान बताया गया है, ठीक है, वहाँ पे वो खुद को सरेंडर करेगा। यदि वो सरेंडर नहीं करता है तो इसको जेल होगी 2 साल की, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला सेक्शन 16, धारा 16 देखते हैं। तो ये बात करती है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो सरकारी अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, ठीक है, उनके द्वारा यदि कोई सद्भावना पूर्वक लिया गया एक्शन, ठीक है, कोई कार्रवाई की गई है, तो उस केस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए सेक्शन 16 है ना। अब देखते हैं हम धारा 17 सेक्शन 17 विच टॉक अबाउट एक्ट नॉट टू हैव इफेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू डिटेंशन अंडर स्टेट लॉ। ये अधिनियम राज्य कानूनों के तहत की गई हिरासतों के संबंध में प्रभावी नहीं होगा। जैसे कि तुम देखोगे एक पब्लिक सेफ्टी एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1978, ठीक है, तो इस हिसाब से इस केस में मतलब कोई अगर जो हिरासत किया जा रहा है, ठीक है, किसी भी संबंध में, तो वहाँ पे प्रभावी नहीं होगा। अब आगे देखते हैं सेक्शन 18, ये बात करता है रिपील एंड सेविंग की, ठीक, ये दोहराने की बात करता है सेक्शन 18। तो इसमें रिपील किसको किया गया था, जो NSA 1950 वाला जो एक्ट था, ठीक है, उसको रिपील किया गया था, ठीक है, 1980 में, है ना। और इसमें देखोगे प्रोविजंस ऑफ द NSA आर कंसिडर्ड इनेक्टेड फ्रॉम 23 सितंबर 1980, जितने भी प्रावधान हैं NSA के, ठीक है, उनको माना जाएगा कि वो पास हुए कहाँ से, 23 सितंबर 1980 से,
ठीक है ना। तो ये तो हमारा पूरा कंप्लीट होता है। यदि आप लोगों को ये जो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख सकते हो, जिसका नाम है A2IAS। और यदि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो तो फिर कमेंट में मेंशन कीजिए कि आपको ये क्लास कैसा लगा है। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि मेरी आने वाली फ्यूचर में जो भी वीडियो है वो आप तक सही समय पे पहुंचती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक यू।